टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल में हम पढ़ेंगे आज, ये सारे देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा वीडियो है ना बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर देखो हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण जो आए थे ना मौर्य उत्तरकाल में, जहाँ इंडो ग्रीक या हिंद देवन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शक राजा, जो शक राजवंश आया। उसके बाद पर्थियन या पहलवान आए, फिर आए कुषाण। तो इन चारों को आज मैं इतना डीपली पढ़ाने जा रही हूँ पूरा का पूरा। ये आप देख सकते हो पूरे के पूरे कौन सी शाखाएं थी, और शक राजाओं की कौन सी शाखाएं थी। जो उत्तरी सत्रप कौन थे, पश्चिमी सत्रप में चष्टन वंश और महाक्षत्रप वगैरह वो क्या थे, पूरा डिटेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये देखो हिंद यवन की जो राजा आए थे ना, मैं ना बहुत तीन चार पेज के सारे नोट्स बने, जिसमें डेमोट्रियस यूथेडियम और यूक्रेडाइटिस, जिसके अंदर आपको पता है हेलियोडोरस आया था, राजदूत बना के आया था। उसने कौन से स्तंभ लेख का जो स्थापना की थी वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शक राजा। शक राजाओं में कौन कौन से राजा की जो शाखाएं थी ना, इसकी शक राजाओं की कौन कौन सी शाखाएं थी ये देख सकते हो। जो भारत में शाखाएं कौन सी, भारत में दो थी, उत्तरी सत्रप और पश्चिमी सत्रप में। पश्चिमी सत्रप में दो वंश थे, सहरात शक और चष्टन शक में। इसमें हम देखेंगे रुद्रादमन है ना, वो कौन सा था। रुद्रादमन में किसका निर्माण रुद्रादमन ने करवाया। रुद्रादमन को सातवां शासकों से युद्ध कब करना पड़ा, किन किन के बीच में हुआ। पहले 2-3 मिनट में मैं सारा रिव्यू दे दूँ आपको कि मैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हो उत्तरी सत्रप में ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद है पश्चिमी सत्रप में दो वंश पढ़ेंगे, सहरात वंश और चष्टन वंश पढ़ेंगे पूरा का पूरा डिटेल से। और ये किस अभिलेख में वर्णन है, क्या क्या है पूरा। ये चष्टन वंश है। चष्टन वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। और एक राजा कौन था जिसने किसको हरा के विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की लास्ट में उपाधि धारण करने वाला कौन सा मुगल जो शासक था, वो कितने कर्म का था, वो डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा कुषाण। कुषाणों में कुंजुलखंड, भीमखंड, कनिष्क प्रथम, हविष्क, वासुदेव, कनिष्क, जो अंतिम शासक वासुदेव है, यहाँ तक पढ़ेंगे। और इनका तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका कितनी बार ये परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं इसके। तो ये पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। 17 प्रश्न मैंने बता दिया। कनिष्क के अभिलेख पढ़ेंगे। कनिष्क के अभिलेख कौन कौन से ये देख सकते हो पूरा डिटेल से। तो रबा तक अभिलेख, सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, पूरे के पूरे अभिलेख क्रम से वापस रबा तक से पढ़ेंगे हम डिटेल से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कनिष्क के दरबार में विद्वान कौन कौन से, वसुमित्र, अश्वघोष, नागराजुन। और नागराजुन कौन था, कौन सी पुस्तक की रचना की थी, ये किसका समकालीन था और किसका मित्र भी था। और इसके दरबार का इसका पुरोहित कौन था, कनिष्क के दरबार का पुरोहित कौन था। जिस तरह हमने पढ़ा था पुष्यमित्र शुंग, उसके दरबार का पुरोहित कौन था, पतंजलि। तो इसी तरह से इसका पुरोहित कौन था। फिर पढ़ेंगे चौथी बौद्ध संगीति, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसका उपाध्यक्ष कौन था, विशेष अतिथि कौन थे, और किस नगर में की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, और किसके शासनकाल में की थी। उसके बाद कुछ विशेष पॉइंट जो कुषाण शासकों के है ना, जैसे कि शाही की उपाधियाँ किसने थी, द्वैत शासन की स्थापना सर्वप्रथम भारत में कौन से वंश ने की थी, संयुक्त शासन प्रणाली क्या थी, देवकुल क्या होते हैं, कहाँ मिले हैं, किसने इसकी स्थापना वगैरह की थी, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पूरा डिटेल से स्किप न करना, पूरा वीडियो देखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और स्टार्ट करते हैं, सॉरी मिलते नहीं अभी स्टार्ट करते हैं। और पूरा मैप से भी समझाऊंगी, क्योंकि और मैं आपको मैप से भी समझाऊंगी कि इनका जो स्थान था ना, इनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको पता हो कुषाण थे ना, कुषाण शासक और ये चीनी शासकों के बीच में युद्ध हुए थे, किस विवाद के कारण युद्ध हुए थे और किसकी हार हुई थी, और ये कहाँ के कुछ निवासी थे, और यहाँ से यहाँ तक कैसे आए। जिस तरह से हमने पढ़ा था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से भी सब कुछ व्यवस्था जो हुई ना, भारत की स्थितियाँ बिगाड़ी ना, यहीं से बिगड़ी थी। ये प्रथम बार हिंद युवानी जो आए थे ना शासक, विदेशी आए ना शासक, उन्हीं के बाद में सब विदेशियों का आने का आक्रमण नहीं, जो इस कार्य है ना शुरू हो गया था, इनके आने का समय शुरू हो गया था। हिंद युवान आए, शक आए, कुषाण आए वगैरह जब आए, फिर हुण आएंगे है ना, हुण भी आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ तक कि हमने देखा मध्यकाल में मुगल भी आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए ना, दिल्ली सल्तनत में वो देखिए गुलाम वंश, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, यानी कि आने का क्रम यही से था सब कुछ। लेकिन जब अंग्रेज भी आएंगे लास्ट में, जब देखेंगे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, यानी कि भारत में विदेशी लोग आते ही रहे। और इसलिए ये भारत तो पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, अब तो इनको लूट लूट के फिर भी, यानी कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को बहुत लूटा। और
कुछ ऐसे महाराजा भी हुए जिन्होंने उसको डट के सामना भी किया, उनको भगाया। जैसे कि कालभोज बप्पा रावल को हम देखते हैं ना, उन्होंने अरबों को बहुत भगाया था, बहुत आने भी नहीं दिया। गुजर प्रतिहार उन्होंने भी नहीं आने दिया, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया था। यहाँ देखें तो हमारे भारत में नहीं, राजस्थान में देखें तो महाराणा प्रताप ने भी मुगलों का बहुत विरोध किया था। मारवाड़ में चंद्रसेन ने बहुत विरोध किया था। यानी कि काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसका डटकर सामना भी किया, हारे नहीं। शिवाजी भी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी उनका बहुत विद्रोह किया, यानी कि उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की बहुत कोशिश की और उनके साथ डटकर सामना भी किया और वीर पुत्र भी कहलाए। और हमारे देश को कुछ जैसे कि इसकी सुरक्षा के लिए भी वो अपनी निजम, कुछ लोगों ने परिवार भी, अपने पूरे परिवार को भी नष्ट कर लिया। और जहां हम 1857 की क्रांति देखते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ, जैसे कि हम देखते हैं केसरी सिंह बारठ है ना, बारठ परिवार पूरा का पूरा उस 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं और भारत की इस मातृभूमि के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, जेल में भी जाते हैं और अपने परिवार यानी तरबतर हो गए थे। ऐसे भी लोग थे और ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब ऐसे कायर बैठे रहे, हमने भी डट के सामना भी किया। तो उस तरह से हम क्या देख सकते हैं। तो विदेशियों का आने का क्रम तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था ना। जब मौर्य उत्तरकाल से पहले हमने पढ़े, देखो सिकंदर आया था यूनान से, दारा प्रथम आया था, अशोक ने वहीं से ली थी सब ये व्यवस्था जो अभिलेखों की। तो ये सब ये भी यहीं से आए थे। यहाँ पहले जो इनका शासनकाल था ना वो यहाँ तक था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब यहाँ तक आ गए थे, बंगाल तक आ गए थे ना। जहाँ हमने पढ़ा था ना मौर्य शासक से पहले, और मौर्य शासक भी पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य भी पढ़ा था, तो वहाँ बंगाल भी बता, महावस्तु नामक अभिलेख मिला है। वहाँ ईरान और यूनानियों का भी शासन था, ऐसा उसके अंदर कहा गया है अभिलेखों के अंदर। जब आज हम पढ़ेंगे ना ये शासक, तो यहाँ भी इनका शासन होगा, फिर ये दक्षिणी भारत में भी जाएंगे। ये इंडो ग्रीक जो हिंदीवन है ना, इनका आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हो गया था। पुष्यमित्र शुंग जब मैंने पढ़ाया था ना शुंग वंश, उसके अंदर पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। अगर मेरे पिछले वीडियो, ये प्ले लिस्ट चल रही है प्राचीन भारतीय इतिहास की, जहाँ से हमने प्रथम से स्टार्ट किया था मगध के उत्कर्ष काल से। मगध के उत्कर्ष काल में हमने हर्यक वंश पढ़ा था, जहाँ हमने पढ़ा था बिंबिसार है, अजातशत्रु है, और अजातशत्रु को पढ़ा था। अजातशत्रु के बाद में हमने पढ़ा था उदयन। ये तीनों राजा किसके हुए थे? हर्यक वंश के हुए थे। उसके बाद हमने शिशुनाग वंश भी पढ़ा। शिशुनाग वंश के बाद में हमने पढ़ा था नंद वंश, जो घनानंद पढ़ा और महापद्म नंद पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े थे ईरान और यूनानी आक्रमण हुए थे भारत पर, जो पंजाब क्षेत्र में यहाँ तक हुए थे। तो सिकंदर के समय पोरस और सिकंदर का युद्ध, वो भी वर्णन मैंने आपको पूरा डिटेल से वहाँ बताया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था मौर्य उत्तरकाल। मौर्य उत्तरकाल में हमने शुंग पढ़ा और सातवां शासक पढ़ा, नहीं कि कर्ण वंश पढ़ा। कर्ण वंश इतना इंपॉर्टेंट थे नहीं पॉइंट, लेकिन शुंग वंश का पूरा डिटेल से, और सातवां शासक का हमने कल ही पूर्व हमारा पूरी ये वीडियो हुई है, जिसमें सातवां शासकों का समाज, परिवार, कला और उसके प्रशासन क्या था, जिसके अंदर हमने मौर्य प्रशासन था ना, उसी के अनुकूल में वो भी था। वहाँ जो सातवां शासक थे ना, उसके शासनकाल में जिलों को आहार कहा जाता था। तब मैंने कल आपको पढ़ाया था। और उनकी राजकीय भाषा थी ना वो प्राकृत की और ब्राह्मी लिपि थी। आज जो हम पढ़ेंगे ना कुषाण शासक, कुषाण शासक में संस्कृत को संरक्षण मिलेगा। और यहाँ से प्रथम अभिलेख हमें मिलेगा जूनागढ़ का, गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख है ना, वहाँ में हमें प्रथम बार संस्कृत में अभिलेख मिलेगा। वो जो रुद्रा दमन करेगा, और संस्कृत का वो ज्ञाता था और संस्कृत के अंदर ही था। लेकिन इससे पहले हम ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक लिपियों में ही लिखते थे, जो हिंद यूनानी शासकों से, विदेशियों से ही हमें मिला हुआ था। लेकिन संस्कृत हमारी जो राष्ट्रीय भाषा, जो हमारे राष्ट्रीय भाषा भी कह सकते हो, क्योंकि हमारी मातृभूमि की वही भाषा थी, वेदों की भाषा थी। तो उसके अकॉर्डिंग उसका विकास होगा। अब जो विदेशी आक्रमण हम पढ़ेंगे यहाँ से। और भूमि दान देने की प्रथा सातवां शासकों ने सर्वप्रथम की थी, ये हमने बताया था। और व्यापार में उन्होंने, हमने बताया था कपास का व्यापार था। और कुल मैंने बंदरगाहों को भी बताया था कि किस किस बंदरगाह पे किस किस का अधिकार था और किसका व्यापार होता था, वो भी मैंने कल आपको पूरा वीडियो बताया है। सातवां शासकों की समाज, कला, संस्कृति, जितना भी था आज जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। वीडियो चाहे बड़ा हो जाए, लेकिन यानी कि आपको जो पॉइंट होते हैं ना वो पूरे के पूरे मिलने चाहिए। तो आज हम शायद कुषाण शासक रह जाए तो रह जाए, लेकिन काम पूरा ही करेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि समझ में आने के बाद हम आराम से क्रम वाइज से पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। तो ये है ना इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक जो आक्रमण का हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के समय आए थे ये। और इनका उल्लेख किस में मिलता है, हमने बताया था आपको, गार्गी संहिता और वाल्मीकि अग्निमित्र। अग्निमित्र था ना, ये पुष्यमित्र शुंग है ना, इसका उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। और वाल्मीकि विदिशा की राजकुमारी थी। जब मैंने ये पढ़ाया था आपको, शुंग वंश पढ़ाया था। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में देख ले। मेहर टीचिंग चैनल को ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ राजस्थान के करंट अफेयर्स, भारत के करंट अफेयर्स और कुछ शॉर्ट वीडियो भी आपको मैं वहाँ डालती हूँ, और ये भी वीडियो वहीं पे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे।
और फिर इसके वंश थे ना, इसके इंडो ग्रीक था ना, हिंदू शासक, इसके 2 वंशों ने शासन किया था। किस पर? भारत पर। कौन कौन सा था? एक था डेमोट्रियस यूथेडेंस, जिसकी राजधानी सियालकोट या साकल थी, और दूसरा था यूक्रेडाइथिस, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो दो वंश थे, इन्होंने ही शासन किया था। उसके बाद हम देखेंगे शक। शक है ना, ये मध्य एशिया की जाति थी। किसकी थी? मध्य एशिया की जाति थी। ये भारतीय साहित्य में सिथियन कहा गया है। इसको क्या कहा गया? सिथियन। मिलिंद पोह में इसकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि मिलिंद पोह में मरुंड स्वामी है। इसकी उपाधि किसकी है? शकों की। उसके बाद इसकी शाखाएं 5 थी, लेकिन भारत में 2 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? उत्तरी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप। और उत्तरी क्षत्रप है ना, ये तक्षशिला और मदुरा इनकी राजधानी थी। उसके बाद है ये नासिक और उज्जैन, पश्चिमी क्षत्रप। जहाँ पश्चिमी क्षत्रप हमें रुद्रादमन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो नासिक और उज्जैन में होंगे। और उज्जैन में इसका युद्ध भी होगा, रुद्रादमन का युद्ध भी होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ एक और होगा रुद्रादमन तृतीय, जिसको हराएगा कौन? विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य। वो पूरा डिटेल से अभी शुंग वंश शक वंश पढ़ेंगे ना, पूरा डिटेल से आएगा। क्षत्रप की उपाधि ईरान में धारण करते थे, ईरान और इन्होंने ग्रहण की थी। किसने? शक शासकों ने क्षत्रप की उपाधि। उसके बाद हम देखेंगे भारत में छत्र प्रणाली का विकास शकों ने किया था। किसने किया था? शकों ने किया था। और शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता है। शक राजा को ही क्षत्रप कहा जाता है। पहले मैं आपको इसकी पूरी बेसिक जानकारी बता दी हूँ, फिर डिटेल से चलेंगे। तो पर्थियन या पहलव, इनका मूल स्थान है ना ईरान से थे। और वोनोनिज प्रथम शासक था ना, ये वास्तविक संस्थापक था इसका। अब वोनोनिज किसके समकालीन था? नेक्स्ट में हम कुषाण शासक पढ़ेंगे तो वहाँ और आएगा ये। मिथ्रिदात प्रथम, मित्रदात प्रथम था शक्तिशाली शासक, और वास्तविक संस्थापक यही था, शासक था। ये मित्रदात प्रथम था, और शक्तिशाली शासक है ना, ये था गोंडो फर्निस। कौन था? गोंडो फर्निस था ना, ये था। और इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और देवव्रत की इन्होंने उपाधि धारण की थी। किन्होंने की थी? पर्थियन और पहलवान शासकों ने। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस द्वितीय, सेंट थॉमस था ना, वो भारत में आया था। ये एक ऐसे ही धर्म प्रचारक था सेंट थॉमस। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि भारत में किसके शासनकाल में ये भारत आया था? सेंट थॉमस। तो ये आया था किसके शासनकाल में? ये आया था सेंट थॉमस आया था गोंडो फर्निस के शासनकाल में, गोंडो फर्निस के। और उसके बाद है इसकी जो सेंट थॉमस की मूर्ति है ना, वो भी यहीं हो गई थी। कहाँ हुई थी? मैलापुरी। ST लिखा ना मैंने, तो ये सेंट थॉमस इसका शॉर्ट नाम है। और मैलापुर मद्रास में हो गई थी। इनके सिक्कों पर धर्म कर्ष उपाधि मिलती है। कुषाणों का ने इसका अनुवाद किया, यानी कि अनुसार धर्म कर्ष इसकी उपाधि मिलती है, इसकी इस राजा की। उसके बाद हम पढ़ते, अब कुषाणों का थोड़ा बता देते। ये चीनी निवासी थे, यूची कबीला था। चाओआंग शाखा से कुषाण वंश की स्थापना, इनकी शाखा थी ना, वो थी चाओआंग। जिस तरह सत्रप और चस्टन ये शक राजाओं की शाखा थी ना, उसी तरह इसकी भी कुषाणों की एक शाखा थी चाओआंग से, है ना। प्रथम शासक था कुजुल कन्फ्यूशियस। तांबे के सिक्के इसने डलवाए थे। इसकी उपाधि महाराजा धीराज, धर्मपीत और द्विलिपिक सिक्के थे ना, उन्होंने जारी किए थे। किसने? इसने। और द्विलिपिक यानी 2 लिपियों में और 2 भाषाओं में, यूनानी और खरोष्टी में। ये संस्कृत भाषा भी यहाँ होगी स्टार्ट, मैंने बताया आपको। अब वास्तविक शासक कौन था इसका? भीमकंठफिस द्वितीय। भीमकंठफिस द्वितीय है ना, ये कुषाणों का वास्तविक शासक था। और बड़ी मात्रा में सोने के व तांबे के सिक्के चलाए थे। तो भीमकंठफिस था ना, उसने सोने के सिक्के भारत में चलाए थे प्रथम। और इन्होंने सर्वाधिक चलाए थे। और उसके बाद इसके बाद जो चलाएंगे ना, वो सब सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि कुषाण थे भीमकंठफिस। और कुषाणों के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे। जबकि सोने के सिक्के कौन लाया था? हिंद एवं शासकों ने लाए थे सोने के सिक्के। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो उत्कीर्ण किए गए या छापे गए या बनाए गए, तो वो किसमें? गुप्त शासनकाल में। किसमें? गुप्त शासनकाल में। तो शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक चले थे। लेकिन कुल मिला के कुषाण शासनकाल में सर्वाधिक तांबे के सिक्के ही थे, यानी कि प्रचलन तांबे के सिक्कों का था। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के बनाए प्रथम बार थे कुषाणों ने। और सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम चलाए थे हिंद एवं शासकों ने या इंडो ग्रीक शासकों ने। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। इस तरह आप कन्फ्यूजन न होता ना, दोनों को मिला के पढ़ना। अब पढ़े हिंद एवं शासकों की 2 शाखाएं थी, मैंने कहा भारत में। तो डेमोट्रियस और ये थे डेमस, जिसने साकल राजधानी यानी सियालकोट थी। और डेमेट्रियस यूथिडेमस मिनाडर स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय, ये इस वंश के राजा थे। तो डेमेट्रियस है ना, और मिनाडर की बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनाडर जो है ना, मिलिंद पोह में इसका वर्णन मिलेगा, पूरा डिटेल से हम देखेंगे। तो प्रथम शासक 183 में पंजाब को जीतकर बना था और साकल को राजधानी बनाया था। प्रथम शासक था यूनानी खरोष्टी लिपि वाले सिक्के जारी किए, और लक्ष्मी कृष्ण वासुदेव और बलराम आकृति वाले सिक्के भी जारी किए थे। किसने?
इसने किए थे डेमेट्रियस ने, है ना। उसके बाद है मिनाडर और यूथिडेमस है ना, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट तो था नहीं, लेकिन ये भी था। इसकी ज़्यादातर हमें जानकारी मिलती है मिनाडर के राजा की। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आता है। बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया इसको। और इसकी राजधानी साकल थी इसकी भी। और बौद्ध भिक्षु है ना, नागसेन से दीक्षा ली थी इन्होंने। और मिलिंद वो नागसेन व मिनाडर की वार्ता, इनकी वाद विवाद का वर्णन मिलता है। और ये पाली भाषा में नागसेन ने मिलिंद पोह लिखा था। किसके अंदर लिखा था? पाली भाषा में लिखा था मिलिंद पोह, नागसेन ने। और ये जो मिनाडर था ना, ये हीनयान का उपासक था। किसका था? हीनयान शाखा का उपासक था। आगे हम देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा का कौन उपासक होगा, वो बताऊंगी मैं आपको पूरा डिटेल से। वहाँ पढ़ेंगे। अशोक घोष था। और त्रिभाषा मुद्रा सर्वप्रथम सोने के सिक्के बैराट में भी मिले हैं। किसके? मिलिंद पोह यानी कि मिनाडर के सिक्के। बैराट कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ भी ये सिक्के मिले हैं। और रेह और सैनकोट है ना, ये अभिलेख था इसके। यहाँ आराम से देख सकते हो आप, मैंने बताया इसको कि। और रेहा और सैनकोट इसके दो अभिलेख थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के गांधार शैली का विकास इन्हीं के मिनाडर के शासनकाल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मैंने बताया अभी। और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलाए थे। अभी आपको मैंने बताया था। अब जो है ना, मिनाडर का पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी सारे राजा देखेंगे, डेमेट्रियस देखेंगे, ये भी देखेंगे, मिनाडर भी देखेंगे, स्ट्रेटो सेकंड ये अंतिम शासक था। पूरा डिटेल से आपको मैं समझाऊंगी। ये हिंदवेन शासकों की दो वंश थे ना, इसके लिए मैं दोनों को बता रही हूँ। तो उसकी राजधानी सियालकोट थी। इसकी तक्षशिला जो गांधार में पाकिस्तान में है। यूक्रेटाइस एंटियोल किट्स ने ही राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में। किसका शासनकाल था? कौन सा वंश था? अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, वहाँ समझ में आ जाएगा। हार्मियस प्रमुख स्त्रोत सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा शासक था एंटियोल किट्स। इस शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में। किसका? भागभद्र के शुंग वंश का शासन था। ये देख लो आप खुद। और ये मैंने खुद कुछ मिला के बनाती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। अगर मैं ये नहीं बनाऊँ और ये बता दूँ कि ये भागभद्र के दरबार में आया था, भागभद्र कौन था, आप कैसे समझ में आएगा आपको। और गरुड़ स्तंभ को इसने स्थापित किया था। गरुड़ स्तंभ का मैंने तीसरी बार ये शायद मैं इसका वर्णन कर रही हूँ। हार्मियस यूकेटाइटिस वंश का अंतिम शासक था। हार्मियस है ना, इसी का। यूकेटाइटिस वंश है ना, ये है। डेमोट्रियस वंश ये है, मैंने बताया ये है डेमोट्रियस वंश। दो वंशों का ही शासक था। मिनाडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र और अन्य धमिकस की उपाधि। अब धमिकस की उपाधि यहाँ भी धारण की थी। धमिकस की उपाधि मैंने पूरा वहाँ आगे अभी बताया है। और यहाँ से देखोगे तो प्लूटार्क कहता है इसकी मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। किसकी? मिनाडर की। अंतिम शासक था स्ट्रेटो सेकंड। और शीशे के सिक्के चलाए थे इसने। स्ट्रेटो सेकंड था ना, इसने शीशे के सिक्के चलाए थे। और शीशे के सिक्के चलाए थे। प्लूटार्क कहता है इसकी मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? मिनाडर की मृत्यु हुई थी। और मिनाडर एक जो कहता है ना, किसके अंदर कहता है मिनाडर का कथन था मिलिंद पोह में नागसेन और मिनाडर का जो वार्तालाप था ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकूंगा। किसने कहा था? मिनाडर ने। क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है, इसने कहा था। कि मेरे शत्रु बहुत है ना, इसलिए वो मुझे मार देंगे, ये मिनाडर ने कहा था। ऐसी कहानी याद रखना, मिलिंद पोह में कहा हुआ है इसने। तो शाखाएं 5 थी। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत। और ये मैंने बताया आपको कि ये भारत का मैप है ना, यहाँ पेशावर, तक्षशिला इनकी भी राजधानी थी। यूकेडिन्स और यूथेडरस जिसको मिनाडर वगैरह बताते तक्षशिला में। और ये अफगानिस्तान में इसकी भी शाखाएं थी शख्स राजाओं की। अब उसके बाद आएगा नहीं, करम भी याद रखना आपको। पहले कौन आए थे? ये जो मैंने लिखा है ना, ये करम है। और इन करम को याद रखना, क्योंकि करम से आप कन्फ्यूजन न होंगे। पहले इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनान आए, फिर शक आए, फिर पर्थियन पहलवान आए, उसके बाद में लास्ट में कुषाण आएंगे, है ना। तो इसलिए आपको इसको याद रखना। कर्म से लिखने के लिए मैंने ये सब बताया, इसलिए बताया कि आप कर्म न भूल जाओ। इसलिए कर्म के कारण मैंने ये सारे बताया। आप इन चारों का कर्म याद रखना। पहले कौन सा शासक आया, बाद में कौन सा आया। तो शक शासक थे ना, इनकी 5 शाखाएं थी। और ये पंजाब में थे। मथुरा यहाँ, ये देखो मैंने बताया आपको, मथुरा यहाँ है। पश्चिमी भारत में यहाँ इनका जो है ना अधिकार यहाँ होगा। शकों का अधिकार यहाँ तक ही रहेगा। ये है राजस्थान में नहीं रहेगा इतना। गुजरात ये, और ये उज्जैन में वो रुद्रादमन होगा। गुजरात में गिरनार अभिलेख भी यहीं आएगा। और जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा हुआ है पश्चिमी भारत में होगा। और उत्तरी दक्कन में यही है, उज्जैन और नासिक 2 शाखाएं इसकी होगी। तो इसकी 2 शाखाएं पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं आपको। लेकिन अब क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में ही पूरा दे दूँ। नेक्स्ट पार्ट में एक तो और मिल जाएगा। धीरे धीरे अगर आप समझ में आओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये तक्षशिला, ताम्रपत्र वगैरह ये बताया। इसकी राजधानी थी ना उत्तरी सत्रप, इसकी राजधानी तक्षशिला और मथुरा थी। तो मैंने बताया कि उत्तरी सत्रप यहाँ तक इसका विस्तार था। कहाँ था? ये तो तक्षशिला और ये मथुरा, यहाँ ये उत्तरी सत्रप थे। और एक तरफ दूसरी तरफ हम देखेंगे पश्चिमी सत्रप, यहाँ तक ये सब आएंगे। तो ये होगा उज्जैन और नासिक, ये है पश्चिमी सत्रप।
ये देख सकते हो, ये उज्जैन और नासिक है ना, ये पश्चिमी क्षत्रप की राजधानी होगी। क्षयरात वंश और चष्टन वंश है ना, चष्टन शंख वंश और क्षयरात शंख वंश, ये इसी की शाखा है। पश्चिमी क्षत्रप या पश्चिमी शक राजाओं की शाखाएं होगी, जिसके अंदर ये देखो रुद्रादमन नदी वगैरह सब डिटेल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसकी आज विदेशी आक्रमणकारियों की जो है ना, इंडो ग्रीक, शक, पर्थियन, पहलम, कुषाण, इन सब की अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगी। चाहे 2 वीडियो बने चाहे 3 वीडियो बने, आराम से सब जान दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।